मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? बिल्कुल। अब ये पीपीटी और मैं भी दिख रहा हूँगा, पीपीटी भी दिख रहा होगा और मैं भी दिख रहा हूँगा। यस। तो आज हम लोग का जो लेक्चर है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा परेशान होंगे, जैसा कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि सर वो मॉडर्न इंडिया का 1926-27 से वो कल का लेक्चर, उसके लिए मैंने कल एक्स्ट्रा लेक्चर रखा हुआ है, ठीक है ना? तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल। चूँकि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो इस मोड में होंगे, जो महापैक के होंगे अदर कोर्स के, वो ये कि सर वो मॉडर्न इंडिया वाला कल का हम लोग पढ़े थे, तो सर आज इंडस वैली सिविलाइजेशन। यस। तो वो हम लोग हाँ बिल्कुल कल कर लेंगे, ठीक है? कल कर लेंगे। फिलहाल आज आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का डे फर्स्ट का लेक्चर है, ठीक है ना? डे फर्स्ट का लेक्चर है। उस डे फर्स्ट के लेक्चर को आज हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो देखते हैं डे फर्स्ट में हम लोग के पास क्या रहेगा, ठीक है? डे फर्स्ट में हम लोग क्या और किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर यस्टरडे पीडीएफ तो 3 दिन से एक ही लग रही है। अब कल की बात मत करो, कल वाला वो हम आगे देख लेंगे। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन डे फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर है, तो उसको हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। और मैं एक बार लास्ट में फिर बोल दे रहा हूं कि वो जो कुछ लोग बैच पुराने के स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए 1927-28 से लेके आपके 1947 का जो एक लेक्चर छूटा है, वो हम लोग कल पूरा कर लेंगे, ठीक है? तो जिन लोगों जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जो आज नए जुड़ रहे हैं, जो नए बैच के हैं, उनकी अभी कोई बात मैं नहीं कर रहा हूं। उनके लिए तो आज डे फर्स्ट का लेक्चर हुआ। तो पुराने स्टूडेंट को अगर क्लियर हो गया हो तो वो 111 लिख दें, ठीक है ना? वो 111 लिख दें कि यस सर क्लियर हो गया, ठीक है? कि यस सर क्लियर हो गया, वो आप कल कवर कर लेंगे, ठीक है? तो वो आप कर लेंगे। अच्छा, अब एकदम नए सिरे से सुनिए कि आज आपका डे फर्स्ट का लेक्चर है और मेरी पीपीटी में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिलेगा। जो लाइन मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है वही यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है। हाँ, हिंदी में भी। अच्छा, जो लोग पुराने स्टूडेंट कर रहे सर वो एक्स्ट्रा लेक्चर पुराना वाला कब लीजिएगा? कल 2 बजे ही लेंगे, ठीक है? कल 2 बजे ही एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे जो 1927 से 1947 वाला है। और नए बैच के जो स्टूडेंट फर्स्ट डे इसको शुरू है, ठीक है ना? वो इसको मत परेशान होंगे। पुराने स्टूडेंट जो हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, यार सच तो ये था कि वो लेक्चर आज हो जाना चाहिए, लेकिन आज से पूरा नया बैच शुरू हो रहा है, तो मैं नहीं सोचा कि उनका डे फर्स्ट नए बच्चों का डिस्टर्ब हो या कुछ भी हो, ये उस वजह से था, ठीक है ना? ये उस वजह से था, बाकी और कोई चीज नहीं, ठीक है ना? चलो अब शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का, जिसको हम लोग इंडस वैली। तो इसमें सब कुछ हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना? बीच बीच में मैंने ब्लैंक पेज लगाए हुए हैं ताकि मैं आपको जैसे कोई भी जैसे मोहनजोदाड़ो में पढ़ाऊंगा तो वो हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है ना? वो हिंदी इंग्लिश में। हाँ, मैं आपको मैक्सिमम हिंदी में समझाता हूं, जहां जरूरत हुई वहां पे वो इंग्लिश वर्ड में बोल दूंगा, ठीक है ना? हाँ, वहां पे मैं एक वर्ड इंग्लिश का वो बोल दूंगा। तो इसलिए देखो ये सब पीडीएफ में तो मिल जाएगा। मेरे पढ़ाने का मतलब बस इतना रहता है कि मैं चाहता हूं इन सब से नहीं। अब जैसे अभी थोड़ी देर बाद तुम लोग देखना, मैं ये पढ़ाऊंगा कि ये बलूचिस्तान साइड तक दैमा बाइड आलमगीरपुर मांडा ये फैले हुए थे, लेकिन मैं आपको वो चीज ब्लैंक पेज पर पढ़ाऊंगा। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो, अच्छा कुछ कॉमन क्वेश्चन डे फर्स्ट की क्लास में आता है। वो कॉमन क्वेश्चन क्या होता है? सर ये सीएचएसएल के लिए है कि नहीं, ये एमटीएस के लिए है कि नहीं, ये रेलवे के लिए है कि नहीं। शेख अशरफ मैं सही कर लूंगा उसको, 29 अप्रैल वाला है कि नहीं सर? तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी एग्जाम में हिस्ट्री आता है ये उसके लिए है, ठीक है ना? अगर आपके एग्जाम में इतिहास आता है, हिस्ट्री जिस भी एग्जाम में आता है, ये उनके लिए लेक्चर है। अब आप ये सोचिए कि आपके एग्जाम में हिस्ट्री आता है या नहीं,
पहले तो ये सोच लो, ठीक है। जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री आता है एक्सेप्ट यूपीएससी वनडे एग्जाम, जिस भी वनडे एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो आपके, उसके लिए ये हिस्ट्री की क्लास है। अगर आपके पेपर में हिस्ट्री नहीं आता है तो आपके लिए ये क्लास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब ये आपका काम है सोचना कि हिस्ट्री आपके पेपर में आता है या नहीं आता है। क्लियर हो गया? चलिए बात खत्म होती है यहां पे। अब मैं आपके कमेंट बिल्कुल ऑफ कर दूंगा, पढ़ाने के बीच में कोई कमेंट नहीं लूंगा, और फिर एक बार याद दिला दूंगा कि सब कुछ हिंदी इंग्लिश से दिया हुआ है, ठीक है ना। सब कुछ हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है। अब मेसोपोटामिया बोलूंगा तो मेसोपोटामिया को मेसोपोटामिया कहा भी जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही कहोगे मेसोपोटामिया। चीनी सभ्यता तो चाइनीज सिविलाइजेशन, मतलब ये कहने, कुछ लोग ऐसे विदेशी भी क्लास में स्टूडेंट आते हैं जो शायद इंग्लैंड में पले बढ़े होते हैं, अमेरिका के, वो आके कहेंगे सर मेसोपोटामिया को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूंगा भैया ये सब नाम है, ठीक है। तो शुरू करूं अब मैं, ठीक है, मेरा शुरू कर रहा हूं अब मैं आप सभी के कमेंट को ऑफ कर रहा हूं और जा रहा हूं हिस्ट्री पढ़ाने, ठीक है ना। अब जा रहा हूं आपको हिस्ट्री पढ़ाने। आने वाले 45 मिनट तक शांति से सुनिएगा, ठीक है। अब आपके कमेंट ऑफ हो रहे हैं, अब आप कमेंट नहीं कर पाओगे, कुछ देर तक कमेंट नहीं कर पाओगे। आपको कुछ नोट नहीं करना है, आपको बस बैठ करके अभी सुनना है, ठीक है ना। आपको बैठ करके सुनना है। जो सिंधु घाटी, डे फर्स्ट लेक्चर है ये, जो इंडस जिसको आप कहते हो सिंधु, इंडस, फिर इसी को आप कहते हैं वैली, मतलब घाटी, और सिविलाइजेशन। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसे आप कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इसे हम लोग कहते हैं ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, या फिर इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। इसी चीज को हिंदी में क्या बोलेंगे सर, कांस्य युगीन सभ्यता बोलेंगे, या फिर बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलेंगे सर, किसने इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा था, ये क्या है सर, ये भारत का सबसे प्राचीनतम एविडेंस यहां से प्राप्त किया जाता है। ये आज अगर आप ऐसे वाला एरिया देखो जम्मू कश्मीर का, ये ऊपर वाला, तो यहां से सिंधु नदी निकलती और ऐसे आज इधर पाकिस्तान साइड बहती है। तो आजादी से पहले जब हम लोग गुलाम हुआ करते थे उस समय इस सिंधु नदी के आसपास में बहुत सारी खुदाई हुई। ऐसे यहाँ बहुत सारी नदियां थी, कहीं झेलम बह रही है, कहीं सतलज, कहीं रावी, ऐसे जम्मू कश्मीर में सब नदियां थी। हर जगह खुदाई में से एक चीज, चूंकि ये सारी चीजें सिंधु नदी, यही आपके इंडस है या फिर सिंधु है, हर चीज, हर शहर सिंधु नदी के आसपास मिल रहा था। इस वजह से उस समय एक अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम क्या था आपके, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसको कहा कि सर ये चूंकि सब सिंधु घाटी नदी के आसपास मिल रहा है, इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसने, ये जो आपके व्यक्ति है जॉन मार्शल, इसने कहा महानिदेशक इसको सिंधु घाटी सभ्यता। और मजेदार बात, अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर इसे हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहे, वो इसलिए कहे मेरे भाई क्योंकि जहां जहां भी खुदाई हो रही थी, हर जगह खुदाई में एक चीज बड़ी कॉमन पाई जा रही थी। जमीन खोदता था तो एक तत्व तो वहां बड़ा कॉमन मिलता था, दैट इज ब्रोंज। ब्रोंज, या जिसे आप कहते हो कांसा, कांसा हर जगह से मिलता था। ये वजह है कि इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ की जब पूरी ये सब आसपास खुदाई हो गया तो सबसे बड़ा जगह यहाँ पे मिला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसीलिए कई बार हम लोग इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर के भी संबोधित कर देते हैं, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता को कई बार हम लोग क्या कह देते हैं कि अच्छा एक चीज इसको और कहा जाता है, एक था व्यक्ति जिसका नाम था फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, उसने कहा था गार्डन चाइल्ड। अभी एक बार सीजीएल सीएचएसएल में आया है कि किस व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता को फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा, फर्स्ट अर्बन,
अर्बन सिविलाइजेशन किसने कहा था? तो पहली नगरीय क्रांति, सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरीय क्रांति किसने कहा था या सभ्यता किसने कहा था? वो कहा था गार्डन चाइल्ड नाम के व्यक्ति ने। सर इसकी कहानी, अच्छा इसी को आप सिंधु घाटी भी कहते हो, इसी को ब्रोंज एज भी कहते हो, चालकोलिथिक भी कहते हो, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हो, सब एक ही नाम है, ये बात ध्यान रखिएगा। सर इसका ओरिजिन कहां से शुरू हुआ? देखो अब इसके इतिहास पे आते हैं। हुआ यूं था कि जब भारत गुलाम था तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना, एक व्यक्ति जिसका नाम था अलेक्जेंडर, ठीक है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो कनिंघम हुआ करता था, GHUM, ये अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना, कनिंघम, ये व्यक्ति भारत में आया हुआ था। इसने खुदाई करवाई जम्मू कश्मीर जो आज का इलाका है, जिधर सिंधु नदी आज जो थोड़ा पाकिस्तान का एरिया है उधर, इसको जमीन के नीचे से कई चीजें मिली अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसने उन सारी चीजों का एक फाइल बनाया और फाइल पे लिख दिया फालतू है सब, बर्बाद है सब, कोई फायदा नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई? तो मतलब इसने ये पुरातत्व विभाग से पुरातत्व का काम करता था। यही वजह है कि चूंकि इसने पहली बार भारत में खुदाई करवाई तो पुरातत्व का जनक, नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सिस्टम, अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन ये फिर इंग्लैंड चला गया, समय बीता और करीब 1899 में भारत का वायसराय 1905 तक के लिए बन के आया कर्जन। ये फिर कर्जन वायसराय बन के आया। इसने बोला कि यार अगर भारत में खुदाई हुई है और सामान मिले हैं तो चलो ना एक पूरा विभाग बना देते हैं और देखते हैं कि ये विभाग क्या क्या नए नए चीजें ला सकता है। तो इन्होंने खुदाई तो करवाई थी कनिंघम ने, लेकिन कर्जन ने भारत में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, पूरा तत्व विभाग की स्थापना की, पूरा एक डिपार्टमेंट, ठीक है ना, तत्व विभाग, पूरा तत्व डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी। और जब ये स्थापना किया, ही फाउंडेड द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, कर्जन। उस समय 1905 के समय भारत में एक 25-26 साल का लड़का अंग्रेज आया जिसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ये एज अ छात्र, एज अ रिसर्च वाला छात्र, जैसे लोग नहीं रिसर्च करते हैं, शोध छात्र के रूप में 1905 में इस पुरातत्व विभाग में अध्ययन करने आया। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया और एक समय आ चुका था 1920। अब यही जॉन मार्शल जो पुरातत्व विभाग में 1905 में एक रिसर्च का छात्र था, अब ये जॉन मार्शल 1920 में इस पुरातत्व विभाग का 15-20 साल बाद हेड बन चुका था, 15 साल बाद। और जब ये हेड बन गया तो इसको ये वाली फाइल मिली। इसने ये फाइल उठा करके पढ़ के देखा तो इसने कहा यार ये कनिंघम जो 18वीं शताब्दी के एंड में आया था और इसने जो ये फाइल बनाई है बड़ी काम की, इसको चलो खुदाई करवाते हैं। तो अब भाई पुरातत्व विभाग तो बन गया था भारत में 1905 से, तो उस समय के जो भारतीय लोग इसमें काम करते थे, वो जॉन मार्शल ने इन लोगों को बुलाया, बोला इधर आओ भाई सब लोग। अब जॉन मार्शल अंग्रेज और उस समय भारत गुलाम और समय चल रहा था 1921 ईस्वी। जॉन मार्शल ने बोला कि ये जो एरिया है जम्मू कश्मीर का, इधर जा करके जरा खुदाई करो तो यहां से नदी निकलती थी आपके सिंधु नदी। सिंधु नदी के पास हुआ कि खुदाई होगी और इसने खुदाई के लिए किसको भेज दिया? दयाराम साहनी को, ठीक है ना। 1921 फिर 22 में आपके RD बनर्जी साहब गए, ठीक है ना। यहां पे नदी बहती थी आपके एक रावी नदी के किनारे 1921 में ईस्वी में एक व्यक्ति जिसका नाम था दयाराम साहनी, ठीक है ना, दयाराम साहनी जो पुरातत्व विभाग में काम करता था, उस व्यक्ति को जॉन मार्शल ने बोला जाओ खुदाई करो। अब दयाराम साहनी ने मान लो यहां पे खुदाई करवा दिया। इनको खुदाई करने पे कुछ सामान भी मिले जमीन के नीचे से। इन सामान का दयाराम साहनी ने क्या करवा दिया? कार्बन डेटिंग,
ये सर कार्बन डेटिंग क्या होता है, ठीक है ना। किसी भी वस्तु का जीवाश्मों का उम्र जानने के लिए फॉसिल्स का हम कार्बन डेटिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। कार्बन डेटिंग में हम C14 कार्बन के अपर रूप का प्रयोग करते हैं। तो C14 के माध्यम से कार्बन डेटिंग, दयाराम साहनी को यह पता चला कि यहां पे जो सामान है करीब करीब 2500 साल, 2350 साल, या यूं कह लें 2500 साल BC या फिर ईसा पूर्व के हैं। दयाराम साहनी भगे भगे गए जॉन मार्शल के पास, बोले सर यहाँ जमीन की खुदाई करवाए, साइंस का कार्बन डेटिंग का मेथड लगाए, पता चला सर यहाँ कोई ना कोई तो रहता था आज से लगभग 2500 साल पहले। तो सर ये है। तो जॉन मार्शल ने कहा चूंकि तुमने यहाँ पे खुदाई करवाया है, तुमने यहाँ का नाम वो किया है, तो तुम यहाँ का कोई नाम रख दो कि भाई कोई लोग तो रहे होंगे, कोई सभ्यता तो रही होगी जो इन सामानों का उपयोग करते थे। दयाराम साहनी ने कहा हुजूर, हम जब यहाँ खुदाई करवा रहे थे तो यहाँ पे एक लोकल नदी बह रही थी। उस लोकल जो नदी थी, उस लोकल नदी का नाम था हड़प। उस हड़प नदी के नाम पे मैं इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख देता हूं कि कोई तो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। अब इस खुदाई से यहां पे एक्चुअली एक हड़प नाम की लोकल रिवर नदी बहा करती थी, उस नदी के नाम पे दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता रखा। अब इस खोज से खुश हो गया आपके कौन, ये जॉन मार्शल। उसने नेक्स्ट ईयर, यहां 1921 था, अब उसने 1922 ईस्वी में ये आपके सिंधु नदी के किनारे, ये येलो वाली सिंधु नदी के किनारे बुलाया रखाल दास बनर्जी को, रखाल दास बनर्जी, और इनसे कहा भैया आप जाइए और यहां पे खुदाई करिए। रखाल दास बनर्जी ने भी मान लो यहां खुदाई किया, इनको भी कुछ सामान मिले, इनसे भी कहा गया कि आप भी नाम रखिए। रखाल दास बनर्जी एक बंगाली ब्राह्मण थे, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हुआ करता था मोहन, आज भी है, तो इन्होंने अपने देवता के नाम पे उसका नाम रख दिया मोहनजोदाड़ो। इस तरीके से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। फिर क्या था, फिर इस जॉन मार्शल ने कहा कि यार अच्छा, जब खुदाई शुरू हुई ना तो मैक्सिमम जो चीजें थी वो इस नदी के किनारे मिल रही थी, सिंधु नदी के। तो इसने कहा अलग अलग नाम लेने से अच्छा है इसको हम सिंधु नदी के सब घाटी में ही मिल रही हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता कह दे। लोगों ने कहा सर हर जगह से ब्रोंज भी मिल रहा है, हर जगह से ब्रोंज मिल रहा है सर खुदाई करने पे। तो इसने कहा ऐसा है, आप इसको ऐसा करो कि दो नाम दे दो, एक तो आप इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हो, उसके अलावा ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कह सकते हो। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कांस्य युगीन सभ्यता। मेरे क्लास में अगर बाद में नोट्स बनाओगे तो फायदे में रहोगे, अगर सोचोगे साथ साथ लिख ले, साथ साथ समझ लें तो नुकसान में रहोगे। मेरी क्लास का ये सीधा मतलब होता है कि मैं बहुत बेसिक से बताना चाहता हूं, ऐसे करके कॉन्सेप्ट को समझो 1 घंटा, उसी 1 घंटे में दिमाग मत लड़ाओ कि कैसे लिख लें, पीडीएफ कहां मिलेगी, ये कहां होगा, पहले 50 मिनट पढ़ लो, ठीक है। नहीं कुछ लोग होते हैं उनको घबराहट हो रही होगी, अरे बाप रे बाप बीपी ना बढ़ जाए मेरा पीडीएफ नहीं मिलेगा तो, अरे ये कैसे मास्टर पढ़ा रहा है भाई, हम लिखेंगे कैसे। जब मैं खुद लिखना जानता हूं तो मैं आपसे लिखवाऊंगा। पीडीएफ के भरोसे मेरे क्लास में यदि कोई स्टूडेंट रह गया और बाद में इस नोट्स को नहीं बनाया, मैं लिख के दे सकता हूं कि उसका कंपटीशन में होने की संभावना कम रहेगी। क्योंकि पीडीएफ क्या है यार, लो लिखा है रट लेना, अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा रहेगा, ये आ जाएगा, ये लिखा रहेगा, लिख लेना कि बनर्जी की देखरेख में मोहनजोदड़ो खोज 1922 में, यही अभी पढ़ा रहा हूं ना, अंग्रेजी और हिंदी में लिखा है ना। लेकिन नहीं, मैं बार बार कहूंगा तुम मेरे को पॉज कर करके बाद में ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका नोट्स बनाना, जो लाइन तुम्हें लगे उसका नोट्स बनाना, सक्सेसफुल हो गया। अदरवाइज ठीक है, कामचोर तो दुनिया में सब है, एक तुम भी हो जाओगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। और सबका तो कंपटीशन निकलता नहीं, कुछ ही स्टूडेंट का निकलता है, और वो जो कुछ होंगे वो कुछ होंगे ही, अपना मेहनत कर ही रहे होंगे। खैर ये पूरा हुआ सिंधु घाटी। अब नए नए फिर शहर खोजे जाने लगे, कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, सबकी खोजी। और उन चीजों को किस जगह की खोज किस जगह पर हुई, किस नदी के किनारे हुई, मैंने अब कुछ हिंदी वाले कहेंगे सर ये तो अंग्रेजी में है, अब थोड़ा देर में हमको हार्ट अटैक ना आ जाए, तो हम कहेंगे ससुर ये बनवाली, आलमगीरपुर,
लोथल, मोहनजोदड़ो, ये सब अंग्रेजी और हिंदी सेम होता है। पाकिस्तान को हिंदी में भी पाकिस्तान कहोगे, इसको लरकाना, इसको अहमदाबाद, इसको मेरठ, इसको हिसार, इसको मोंटगोमरी, इसको बलूचिस्तान, इसको गंगानगर ही कहोगे। ये सरस्वती, हिंडन, साबरमती, इंडस, रावी, दसता और घग्गर, इसमें तो कुछ है नहीं कि इसको हम हिंदी में करें। खैर, अब ये खोज हो गई और उसके बाद अब ये हुआ कि भाई ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये भारत में कहां से कहां तक फैली थी। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो 4 दिशाओं में, अगर हम नॉर्थ की बात कर लें, साउथ की बात कर लें, ईस्ट मतलब पूर्व की बात कर लें, वेस्ट मतलब पश्चिम की बात कर लें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये फैली हुई थी। नॉर्थ में ये फैली हुई थी मांडा, मांडा नामक जगह तक। ये मांडा जो स्थान है, ये अखनूर जिला, अखनूर जम्मू कश्मीर में जिला पड़ता है, अखनूर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी। और सर चिनाब नदी के किनारे तक ये सभ्यता फैली थी, मतलब ये लोग चिनाब नदी के किनारे तक ये फैले हुए थे। ठीक है, जगपत जी ने इसकी 1982 में इस बात की खोज कर दी थी। ये करीब आपके 1400 किलोमीटर, अगर दिल्ली से देखोगे तो करीब 1400 किलोमीटर दूर आपके पड़ता है ये जगह। अच्छा सर, अगर हम इसका पूर्व में देखें, पूर्व में ये फैला हुआ था आलमगीरपुर तक। ये सर कहां पड़ता है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वर्तमान में पड़ता है मेरठ साइड, मेरठ दिल्ली के पास, ठीक है ना। और ये जो जगह है ये पड़ता है हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे ये पड़ता है। और अगर इसकी पर्टिकुलर बात कर ली जाए तो ये जो मतलब कि आपके है यज्ञ दत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खोज की थी, यज्ञ दत्त शर्मा ने। उसके अलावा आपके साउथ में बात की जाए तो ये दैमाबाद तक फैला हुआ था, दैमाबाद तक ये लोग फैले हुए थे। ये कहां पड़ता है सर? महाराष्ट्र में पड़ता है। किस नदी के किनारे तक फैले हुए थे सर? गोदावरी नदी के। और अगर पश्चिम की बात कर दी जाए तो ये लोग फैले हुए थे सुतका गेंडोर तक। सुतका गेंडोर ये कौन सा जगह है सर? मेरे भाई ये पड़ता है आधुनिक बलूचिस्तान में, ठीक है ना, आधुनिक बलूचिस्तान में पड़ता है। और किस नदी के किनारे सर? एक नदी है जिसको हम लोग दसमक नदी, कुछ जगह ये दसमिक भी लिखा रहता है, दसमिक नदी के किनारे तक फैले हुए थे। ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के चारों तरफ फैलाव, ठीक है ना, चारों तरफ के फैलाव। अब आओ जरा बात करते हैं कि सर ये लोग पूजा किसकी करते थे, खाते क्या थे, पहनते क्या थे, सभ्यता कैसी थी, व्यापार कैसा था। बारी बारी से एक एक चीज की बात करते हैं। अब देखो जरा, चलो बात कर लेते हैं कि सर इनके व्यापार के बारे में, इनका समाज कैसा था, समाज, इनकी सभ्यता कैसी थी सर? समाज की इंग्लिश क्या हो जाएगी सर? सोसाइटी। सभ्यता की क्या हो जाएगी? सिविलाइजेशन। अगर हम लोग इनके समाज की बात करें तो इनका जो समाज था दैट वाज मैट्रिचल। मैट्रिचल मतलब सर, मैट्रिचल मतलब मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, मैट्रिचल मतलब घर में जो सबसे बड़ी बुजुर्ग बूढ़ी औरत महिला हुआ करती थी उनकी ये बात मानते थे। इनकी जो सभ्यता थी, ये क्या रहते थे? पक्के ईंटों के बने मकान में रहा करते थे। व्यापार करने ये लोग विदेश तक जाया किया करते थे। अभी आगे आपको समझाऊंगा तो ध्यान आएगा, अभी चूंकि लिख दिया। तो इनका जो सभ्यता था वो था अर्बन या फिर शहरी, ठीक है ना। ये क्या थे? शहरी सभ्यता से बने हुए थे, क्योंकि इनके समय ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी, इनकी इकोनॉमी, इनका जो व्यापार था, ट्रेड था, सब कुछ बड़ा उन्नत था, ठीक है ना। आपको बताएं कि अगर हम बात कर दें कि जैसे सर आप कह रहे हो कि ये विदेश तक व्यापार करने जाते थे, मतलब इनका व्यवसाय क्या था सर? ऑक्यूपेशन क्या था? व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। इनका मेन व्यवसाय था एग्रीकल्चर या फिर कृषि, ठीक है ना। इनका मेन व्यवसाय क्या हुआ करता था? एग्रीकल्चर या कृषि। इनके समय में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, तो सर जब ये विदेश जाते थे तो ये क्या रुपया, दिनार, दिरहम सब चलता नहीं था, तो सर ये क्या करते थे फिर? कैसे चीजों को खरीदते बेचते थे? क्योंकि आपने कहा ये विदेश व्यापार करते थे।
तो मैं आपको बताऊं, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की इकोनॉमी जो थी, दैट वाज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिसे आप हिंदी में कहते हो वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब यहां से चावल गेहूं बोरे में लेके जाते थे और वहां पे चावल गेहूं बोरे का दे के उसके बदले सामान लेके आते थे, दैट इज बार्टर सिस्टम। या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जैसे नहीं नानी दादी क्या होता है, एक सामान दे दो एक सामान ले लो, थोड़ा सा चावल गेहूं ऐसे दे करके, तो दैट इज, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स इनका जो था, ये वस्तु विनिमय प्रणाली था। मेनली ये लोग, मतलब इसी को आप बार्टर सिस्टम कहते हो, BRTR, बार्टर सिस्टम। मेनली ये लोग व्यापार के लिए कहां जाया करते थे, तो जाया करते थे मेसोपोटामिया, ठीक है ना, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो था, यही इस समय आप किस नाम से जानते हो मेसोपोटामिया को, आधुनिक इराक, आधुनिक इराक। ये मेसोपोटामिया जाया करते थे, सुमेरिया जाया करते थे, इजिप्ट मतलब आपके मिस्र जाया करते थे, सुमेरिया, मिस्र। कभी कभी यह भी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कंटेम्पररी समकालीन सभ्यता कौन सी थी, तो मिस्र की सभ्यता, आपके चीन की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब समकालीन थी, ठीक है ना। ये जो मेसोपोटामिया था, ये दजला आपके क्या कहा जाता है, मध्य नदी और फरात। एक्चुअली ये देखो यहां पे आज समझा देता हूं। मेसो मतलब होता है मध्य, ठीक है ना, पोटा मतलब होता है आपके नदी, ठीक है, वो क्या कहा जाता है आपके मध्य नदी, ठीक है ना, पोटा मिया, मध्य नदी। एक्चुअली जो इराक था उस समय, दजला एक नदी हुआ करती थी, दजला और फरात। दजला और फरात के बीच में ये एक जगह था, मध्य में जो ये था एक जगह था, उसी को कहा जाता था मेसोपोटामिया। अभी दजला और फरात ये दोनों की दोनों जो नदी हैं, ये आपके इराक साइड बहती है, उसी के बीच में ये जगह था, इसीलिए इसको कहा जाता था मेसोपोटामिया, दजला और फरात नदी। अब ये सीजीएल में बहुत स्टैंडर्ड चला जाए तब पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछता है, ठीक है, खैर। और ये जो मेसोपोटामिया, मतलब उस समय जब भारत के लोग इराक जाया करते थे व्यापार करने के लिए, जैसे आज हम लोग कहीं जाए तो हम लोग को क्या बोला जाता है, इंडियंस आ गए, हिंदुस्तानी लोग आ गए, भारतीय लोग आ गए। उस समय इस मेसोपोटामिया के लोग, दे कॉल्ड अस एज मेलुहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा शब्द से बुलाया जाता था। अब मेलुहा को इंग्लिश में क्या कहेंगे सर, ये कहेंगे बेटा, MELUH। तो हु क्वाइंड द टर्म मेलुहा फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, मेसोपोटामियन पीपल कॉल्ड द मेलुहा वर्ड फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। मेसोपोटामिया जब भारतीय लोग उस समय के जाया करते थे तो उन्हें मेलुहा नाम से बुलाया जाता था। यही नहीं, यहाँ पे आप जाओगे तो इनके जब सिंधु घाटी सभ्यता में आप और आगे, अब देखो इनको ना तुम बाद में आराम से नोट्स बना सकते हो। अब मैं इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूं कि जब एग्जाम हॉल में जाना हो तो तुम देखो, इनका समाज मैट्रिचल, सभ्यता शहरी थी, व्यवसाय कृषि था, अर्थव्यवस्था ये था, मेरुआ, इजी टू रिवाइज। नहीं तो पैराग्राफ के रूप में इनको लिखना पढ़ाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पीडीएफ से देख के ऐसे 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 खींच दो। तो जब मैं खुद लिखूंगा तो आपसे भी लिखवाऊंगा, पीडीएफ के भरोसे जितने लोग रहेंगे मस्त रोया करेंगे, मेल किया करेंगे, मुझे आज की पीडीएफ नहीं मिली अड्डा 24/7 से, तो मेरी तरफ से मेरे सब्जेक्ट में एक आंसर उसको भेजवाया जाएगा। कह देना कि क्लास में खुल के बोले थे कि पीडीएफ के भरोसे मत रहना, पढ़ना है तुमको, लिखना है तुमको। कोई मांगना मेरे पीडीएफ को तो देखना उस दिन तुमको समझ में आएगा कि मेल ओल करके मांगना। हालांकि पीडीएफ रोज दे दूंगा, हाई पढ़ी तो है, यही तो देना है मुझे, ये दे दूंगा, भाई देख लेना, ईंटा पत्थर जोड़ लेना, इसी में समझ में ही आ जाएगा पीडीएफ का मतलब। तो इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के अभी छोटे भाई बहनों दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि लल्ला मेरे क्लास में ना पीडीएफ वाला डिमांड मत ज्यादा करना। और मैं इसको, कुछ लोग कहते हैं, देखो कुछ स्टूडेंट, सर ये हैंड रिटेन नोट्स दे देना, लो दे दिए, ये किए, ये मिटा दिए, नहीं दूंगा। रीजन, मेहनत करोगे, आज मेरी बात कड़वी लग रही होगी, बुरी लगेगी, लेकिन जिस दिन पेन चलाना सीखोगे, दोबारा इस लेक्चर को सुनोगे, सफल हो जाओगे। नहीं तो हर साल फॉर्म आता है 1400, 1500, 800, 700 और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट बन के 5-5 साल तैयारी करते रहोगे। तो मैं ये मिटा दूंगा जानबूझ के, कोई हैंड रिटेन नोट्स नहीं, खुद लिखो, खुद पढ़ो। मैं समझाने का काम है मेरा काम है डेप्थ में ले जाना।
मेरा काम ये नहीं कि आपको हाथ पकड़ के बेटा क लिख लो, वो बचपन में सिखा दिया गया है, क ख ग घ। अब आइए आते हैं कि सर इनके समय जो मतलब कि जो व्यापार हुआ करता था, व्यवसाय व्यवसाय ये सारी चीजें हुआ करती थी। और तुमको बताएं इनकी सभ्यता शहरी थी। इनके समय कुछ आपसे टर्म पूछेगा, टेराकोटा क्या था, आपसे पूछेगा सिंधु घाटी अब इसको टेराकोटा को ऐसे ही लिख दोगे, टेराकोटा, ठीक है। टेराकोटा क्या था इनके समय? सीटाडल क्या था? सीटाडल इनके सीटाडल इनके समय R37 क्या था? इनके समय एच टाइप क्या था? ये सब भी क्वेश्चन आते हैं। एच टाइप, टेराकोटा कुछ नहीं था मेरे भाई, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। पकी हुई मिट्टी क्या होती है सर? देखो अभी समझा देता हूं। जैसे ब्रिक्स आपके समय क्या होता है? ईंट, जिससे आपका हमारा घर बना है, ईंट, गुल्लक जिसमें बच्चे पैसा डालते हैं, घड़ा, सुराही, एक पका हुआ वो है, क्या बोलते हैं आपके मिट्टी का एक निश्चित शेप में, एक फिक्स साइज एंड शेप में आकार दे दिया गया, जिसको आग में पका दिया गया है। उसी तरीके से ईंट है, जिससे हमारा आपका घर बना है, ईंट, सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी, ईटा है, जिसे आप ईटा भी कहते हो, ब्रिक्स भी कहते हो। तो ये लोग भी ईंट के बने हुए ही मकान में रहते थे, पकी हुई मिट्टी के। इसीलिए तो इनकी सभ्यता को शहरी कहा गया। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया व्हाट इज टेराकोटा। टेराकोटा इज नथिंग, ये एक पकी हुई मिट्टी है। अच्छा सर, सीटाडल इनके समय क्या था सर? 4 ऑप्शन आएगा। सीटाडल एक चार दीवारी युक्त मकान, जैसे तुमने जमीन खरीद लिया तो चार दीवारी हो गई, बाउंड्री वॉल। अब बाउंड्री फुल हाउस विच अपर पार्ट इज इरेक्टेड, एक चार दीवारी युक्त मकान जिसके अंदर एक मकान बना हो, घर बना हो, उसका ऊपरी हिस्सा उठा हुआ हो, ये हुआ सीटाडल। इसे कहा जाता था सीटाडल। कोई भी ऐसा मकान जो बाउंड्री के अंदर हो, थोड़ा जमीन से ऊंचा उठा हुआ, दैट इज सीटाडल। जैसे किला, अक्सर जो फोर्ट है वो जमीन से ऊपर है और बाउंड्री के अंदर है। तो इनका हर शहर तुम देखोगे तो सीटाडल, जैसे देखो इस वाले चित्र में देखो, अभी यहां पे देखोगे, ये देखो बाउंड्री बनाए हैं ना चारों तरफ से सब, ये देखो चारों तरफ से बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं। और ये जो घर बने हुए हैं सब जमीन से थोड़ा ऊपर बने हुए हैं, सब जमीन से थोड़ा ऊपर बने हुए हैं। समझ रहे हो? ये जब पीडीएफ मिलेगी तो यहाँ जो साइड में दिया हुआ है ना, इसको पढ़ना कि इनका मार्केट क्या था, ग्रेनरी क्या था, ग्रेट बात, जैसे 11वां नंबर पे है ग्रेट बात, यहाँ पे 11वां नंबर लिखा। हो सकता है तुम लोग को न दिख रहा हो, बाद में देखना। मोहनजोदड़ो में नहाने का ग्रेट बात मिला था ना, वो कहीं आपको इसमें देखोगे तो इसमें ग्रेनरी वगैरह भी मिल जाएगा। रिवर गेट, यहाँ 13 नंबर गेट से इसमें घुसना रहता था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो आपको इसमें देखोगे तो मजा आएगा। 8वें नंबर पे है अरेना, इनके यहाँ पे ये, खैर इस पे जब आएंगे तो बात करेंगे। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहा कि भैया इनके समय सीटाडल क्या था? चार दीवारी युक्त ऐसा मकान या घर या जगह जो जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर बना हो और उसका ऊपरी जो हिस्सा होता था दैट इज सीटाडल। जमीन से ऊंचाई, जैसे आपके आपके मकान को अगर मैं कहूं तो आपके जैसे छत वत पे जो एक रूम बना होता है बारिश से धूप से बचने के लिए, दैट इज सीटाडल इनके। अच्छा सर, R37 इनके समय क्या था? R37 एक्चुअली जब हड़प्पा नामक जगह की खुदाई हुई तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, ऐसा, ये अब ये आधुनिक आर की तरह दिख रहा था लोगों को। ये आधुनिक आर जो वर्ड हम लोग का होता है उसकी तरह दिख रहा था। ये 3 की तरह दिखा लोगों को जमीन की जब खुदाई हुई आधुनिक समय में। ये मैथमेटिक के 3 की तरह दिखा और ये वाला 7 की तरह दिखा। यही वजह है कि इसे क्या कहा गया? R37। यहां पे क्या होता था? हस्बैंड की लाश, यहाँ पे वाइफ की डेड बॉडी, और यहाँ पे इनका पेट एनिमल, पालतू जानवर। सर बच्चों को साथ में दफनाए जाने की कोई एविडेंस नहीं मिलता? नहीं सर। पति पत्नी जानवर, मतलब जब भी पत्नी मरेगी, मान लो आज पति मर गया, पत्नी 10 साल बाद भी मरेगी तो उसको यहीं दफनाएंगे। जानवर 2 साल बाद मरा या पहले मर गया तो यहीं तो पति पत्नी को यहीं दफनाएंगे। एक साथ मर गए तो यहीं, पत्नी पहले मर गई, पति 10 साल बाद मरा तो उसको यहीं, मतलब इस स्ट्रक्चर में। जैसे नहीं, अब शाहजहां की पत्नी मुमताज मर गई तो ताजमहल बनवा दिए।
तो जमीन के नीचे से एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला था जिसे कहा गया R37। क्लियर है? अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं और बता दूं, भैया तुम अमीर हो, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति या तुम्हारा कुत्ता बिल्ली गाय भैंस खच्चर गधा घोड़ा मरा तो तुम ये बनवा दिए। लेकिन हम गरीब हैं, हमारी पत्नी मरी या हमारा गाय भैंस बिल्ली गधा घोड़ा खच्चर मरा, तब हम तो इतनी नक्काशी नहीं करवा पाएंगे, सब तो अपनी पत्नी के लिए ताजमहल न बनवा दे। तो उस केस में जो उस समय के एक ये भी प्रथा थी, यहाँ हस्बैंड की लाश, यहाँ पालतू जानवर की लाश और यहाँ वाइफ की, ये हस्बैंड, यहाँ पेट एनिमल पालतू जानवर और यहाँ वाइफ। ये हम लोगों के एच टाइप का दिख रहा है, जैसे हम लोग एच लिखते हैं ना, ABCDEFGH, उस टाइप का। बेसिकली बोथ आर सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है सर? लाशों को दफनाने का तरीका, कब्रगाह, ठीक है ना। तो बोथ आर सिमेट्री, लाशों को दफनाने का तरीका। इनके समय मैं आपको बताऊं, एक इनके समय मूर्ति पूजा विद्यमान थी, मूर्ति पूजा। अगर डेप्थ में चले जाऊं तो एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है ना, पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है, अब देखो मुझे आर्ट नहीं बनाने आता यार, लेकिन मैं अपनी बात को समझा दूंगा क्योंकि वो क्वेश्चन CGL CHSL इन सब में थोड़ा डेप्थ में जाके पूछता है और अक्सर लोग गलत करके आते हैं। तो जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली, इनके समय के जो मेन गॉड थे दैट वाज पशुपतिनाथ, ये भी जान लो, पशुपतिनाथ जी, द मेन गॉड वाज पशुपतिनाथ जी। उसके अलावा ये लोग आपके पृथ्वी की भी पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा। उसके अलावा ये लोग सांप की पूजा भी करते थे, स्नेक की। उसके अलावा ये लोग एक सिंह वाला जानवर दैट इज यूनिकॉर्न, ठीक है ना, यूनिकॉर्न, ये आपके स्नेक, ठीक है ना, और ये आपके अर्थ, इनकी भी ये पूजा किया करते थे। यूनिकॉर्न या एक सिंह वाला जानवर की भी ये पूजा किया करते थे। पशुपतिनाथ नाम से मोहर भी मिली थी, एक मोहर स्टैंप। पशुपतिनाथ की मूर्ति तो मिली ही मिली, साथ ही एक मोहर मिली थी जिसमें 6 जानवर और एक पक्षी बना था, ठीक है ना। पशुपतिनाथ नाम से एक मोहर, एक स्टैंप मिली थी। उस स्टैंप के ऊपर 6 जानवर बने थे और एक पक्षी बना था। ये पक्षी मोर था, ये पक्षी मोर हुआ करता था। और इनके दोनों हाथ में यहां पे चूड़ियां, पूरे बाह में चूड़ियां थी। ये जो मूर्ति मिली थी, पूरे बाह में क्या थी? चूड़ियां थी। लेफ्ट में गैंडा और भैंसा था। अगर यहां पे मैं कर लूं कि लेफ्ट साइड मान लो इनका, लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में एक हाथ के नीचे गैंडा मतलब आपके राइनासोर, भैंसा बफेलो, ये जानवर, क्योंकि पशुपतिनाथ को जान, राइट साइड में बाघ प्लस हाथी, और राइट साइड में इनके कौन से 2 जानवर बैठे थे? टाइगर, दैट इज बाघ, और हाथी, ये 2 जानवर बैठे हुए थे। उसके अलावा आपको बैठा है कि ये एक मोर, एक मोर राइट में, एक मोर लेफ्ट में, यहां पे इनके पैर के पास एक पिकॉक मतलब मोर था, और यहां पर इनके पैर के पास एक और पिकॉक, एक और मोर था, ठीक है ना। फिर ये चीज जो थी, जो ये मूर्ति मिली थी, वो एक चौकी पे बैठी हुई थी। ये एक चौकी, जैसे तखत होता है ना, जैसे चौक वगैरह एक कोई ऊंचा सा बना दो, उस चौकी के नीचे 2 हिरण बने हुए थे। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिला था। हाथ में ये क्या था सर? हाथ में ये बैंगल्स या फिर चूड़ियां थी। मैं लिख के कह रहा हूं, पेपर में एक बार पूछा था कि राइट हैंड साइड पशुपतिनाथ के कौन से 2 जानवर थे, लेफ्ट हैंड साइड कौन से 2 जानवर थे। मैक्सिमम लोग इसको आंसर नहीं करके आए थे, और इनके सर पे 2 सींग भी दिखाए गए थे। सींग जो होते हैं ना, सींग, ये दिखाए गए थे। अब वो अपना आप करते रहिएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 जानवर थे, जिसमें कि एक पक्षी था। मतलब मुख्य रूप से जानवरों की संख्या देखोगे तो 1 2 3 4 5 हुई, लेकिन एक पक्षी भी है, इसलिए टोटल 6 जानवर पक्षी एक ही में कंक्लूड किए गए। तो ये हुआ करता था पशुपतिनाथ के बारे में, ठीक है। उसके अलावा इनके इनके समय जो टेराकोटा जो मिले थे वो लाल, काला और गुलाबी थे। इनके जो शहर थे, ये तो मैं इनके पशुपतिनाथ पृथ्वी, जैसे उस समय पृथ्वी की पूजा हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उस समय मिस्र में एक देवी की पूजा हुआ करती थी, आइरिस। ये जो आइरिस देवी थी, ये मिस्र में होती थी।
तो एक बार क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने कि सिंधु घाटी सभ्यता के पृथ्वी देवी की तुलना किस मिस्र के देवी से की जाती थी? आइरिस नाम के देवी से की जाती थी। ठीक है, ये याद रखना। इनको मतलब कि उसका देवता माना जाता था यार, फर्टिलाइजेशन, उर्वरता का देवता। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो किस मोड में हुआ करते थे। इनके शहर, इनका हर शहर मेरे भाई एक दूसरे से, जैसे ये ऐसे इनके शहर हुआ करते थे। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए लोथल है, ये मोहनजोदड़ो है, ये कालीबंगन है, ये सुरकोतता है, 1 मिनट के लिए मान लो। इनका जो हर शहर था वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता था। गली कहीं से भी देखो तो इनका हर शहर, हर गली एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। ठीक है ना। और इनके समय जल निकासी, जैसे मान लो कि यहां पे कोई घर है, यहां पे, तो इस घर का पानी यहां से होके बाहर निकल जाएगा। मान लो कोई घर यहां पे बना हुआ है, तो इस घर का पानी यहां से सीधे यहां, यहां और फिर यहां से बाहर। मतलब मेरे कहने का क्या है, मतलब मेरे कहने का है कि इनका जो जल निकासी प्रणाली था, इंग्लिश में क्या कहेंगे सर, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी, वो बहुत अच्छा था। ठीक है ना, जल निकासी बहुत अच्छा था। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वेरी गुड एक्सेप्ट कालीबंगन। कालीबंगन एक ऐसा शहर था जहां पे ये चीज अच्छा नहीं था। कालीबंगन, यहां पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था पानी निकलने का। उसके अलावा इनकी हर गली, हर शहर एक दूसरे को 90, ऐसा हम लोग एक गेम खेलते हैं शतरंज, चेस, चेस होता है ना, राजा रानी क्वीन, ये सब। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो रहने की व्यवस्था थी वो 90 डिग्री चेस बोर्ड पैटर्न पे थी। कह सकते हो कि सर इनका जो शहर था वो 90 डिग्री चेस बोर्ड पैटर्न, या फिर इसी को हम लोग ग्रिड सिस्टम, ग्रिड प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है ना, ग्रिड सिस्टम या विन्यास प्रणाली, इसको चाहो तो आप विन्यास प्रणाली भी कह सकते हो। ठीक है ना, विन्यास प्रणाली। इनका जो देयर सिटी बेस्ड ऑन, अब पूछे कि इनके शहर किस तरीके पे बेस्ड थे, देयर सिटी बेस्ड ऑन 90 डिग्री चेसबोर्ड पैटर्न, या आप इसको ग्रिड सिस्टम, या आप इसको विन्यास प्रणाली भी हिंदी में बोल सकते हैं। ग्रिड प्रणाली, विन्यास प्रणाली 90 डिग्री चेसबोर्ड पैटर्न पे आधारित थे। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आपको जानकारी के लिए बताऊं, न ही मंदिर का ज्ञान था, न ही शेर का ज्ञान था। ये चीजें आती है कभी कभी, मंदिर, गन्ना, शेर, लोहा पूछता है। न ही इन्हें गन्ना का ज्ञान था, न ही इन्हें लोहा का ज्ञान था। ये बात याद रखना। इनके समय मंदिर का कोई एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन मूर्ति का मिलता है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली ना, द मेन गॉड वाज पशुपतिनाथ। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि मंदिर, शेर, इनका कोई इनको एविडेंस नहीं मिलता है। ठीक है। उसके अलावा कृषि में ये लोग गेहूं, बाजरा, तिल, कपास, सरसों, मटर, इसकी खेती किया करते थे, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन, इनका जो व्यवसाय था वो कृषि के आधार पे बेस्ड था। ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपकी हम बात करें, सर क्या ये लोग लिखते पढ़ते भी थे? इनकी लिपि, स्क्रिप्ट वो कैसी थी? अब देखो, आ जाओ, इनकी जो लिपि थी, या जिसको आप कहते हो स्क्रिप्ट, इनकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। अंग्रेजी में बोलिए सर, पिक्टोग्राफिक, चित्रात्मक। इनकी जो लिपि थी दैट वाज पिक्टोग्राफिक। मतलब ये लोग राइट से लिखना शुरू करते थे, लेफ्ट में जाते थे, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे। दे रोट इन राइट टू लेफ्ट इन अ कंटिन्यूअस मैनर। ये दाहिने से बाएं, उसको कहा गया बास्ट्रोफेडन। जो ये राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं, दैट इज नोन एज द बास्ट्रोफेडन। लिखने की कला को बास्ट्रोफेडन और इनके स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक कहा गया, भाव चित्रात्मक, दाएं से बाएं। ये लोग सबसे ज्यादा मछली के चित्र का प्रयोग किए हैं, फिश के, मछली या फिश के चित्र का सबसे ज्यादा प्रयोग किए हैं।
और ये लोग सबसे ज्यादा आधुनिक अगर समय के अंग्रेजी अल्फाबेटों से मिलाओ तो ये लोग सबसे ज्यादा यू अक्षर का प्रयोग किए हैं। मतलब यू अक्षर का प्रयोग सबसे ज्यादा है। और मछली फिश का जो यू अक्षर का प्रयोग मैक्सिमम, मतलब इनके हर लिखावट में यू जैसी आकृति जरूर बनती थी और मछली के चित्रों का सर्वाधिक अंकन मिलता है। ठीक है ना। जैसे भारत में भाव चित्रात्मक लिपि है, दुनिया की सबसे पुरानी लिखने की जो कला है उसे हम क्यूनीफॉर्म लिपि कहते हैं। और क्यूनीफॉर्म लिपि किस देश में चलती थी? सुमेरिया में। उसमें करीब 900 डिनोशन है। ठीक है ना। ये तो ऐसे मैंने जानकारी के लिए बता दिया। तो ये सारी चीजें हुई। ये लाशों को दफनाने के लिए, जैसे आजकल हिंदू धर्म में होता है कि जो कोई मर जाए तो नहीं कहते, या सोते समय कहते हैं कि सिर उत्तर में और पांव दक्षिण में करके नहीं सोना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जब कोई मर जाता था तो उसका सिर उत्तर में रखते थे और पांव दक्षिण में। उत्तर मतलब नॉर्थ, दक्षिण मतलब साउथ। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर दक्षिण मत सो, उत्तर दक्षिण मत सो, दक्षिण की दिशा में बैठ के खाना मत खाओ। ये सब हिंदू धर्म में, धर्मों में बताया जाता है ना, बोला जाता है ना। उसका रीजन ये था कि डेड बॉडी का मुंह दक्षिण की दिशा में करते थे, तो मम्मी मम्मी दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना नहीं खाओगे, अन्न का अपमान होगा। एक्चुअली वो सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है। पॉइंट समझ? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना। करते थे। लाशों को जलाने दफनाने दोनों तरीके मौजूद थे। लाशों को जलाने का तरीका भी मौजूद था, दफनाने का भी, और समाधिकरण का भी तरीका मौजूद था। तो इससे ये एविडेंस मिलता है कि अगर आप देखो, जलाने का तरीका हिंदुओं से मैच खा रहा था, दफनाने का तरीका आधुनिक मुसलमानों से मैच खा रहा था। और ये जो होता है आंशिक समाधिकरण, उसमें क्या होता है कि लाश को पशु पक्षी के लिए पहले फेंक देते थे जंगलों में, फिर जितना पशु पक्षी को खाना है वो खा लेते थे, उसके बाद जो बचा हुआ था उसको दफना देते थे। ये पारसियों से मिलता था, पारसी में ऐसे ही होता है। तो जलाना, दफनाना और पार्शियल समाधिकरण या आपके आंशिक समाधिकरण, ये तीनों मौजूद थे। अब बताओ क्या कहोगे, वो लोग कौन थे? एक्चुअली वो तो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के थे। हम हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, जैन, बुद्ध बन गए हैं। वो तो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता थे। समझ रहे हो ना? तो ये आज इतने ही पे रोकेंगे। उसके बाद कल मैं आपको इनके शहरों के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा। कल तो आपका इस पर्टिकुलर बैच का क्लास नहीं होगा, कल परसों लूंगा, क्योंकि कल मेरा एक बैच है पुराना चल रहा है, उसका मॉडर्न इंडिया बचा हुआ है, वो मैं 2 से 3 में खत्म करूंगा। अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ, अगर आपको नई चीजें मिली हो तो 111 कमेंट करिएगा कि हाँ सर, आज आपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी नई चीजें पता चली। 111 ये अभी मतलब नया है। और मेरा हाथ जोड़ के एक टीचर, एक दोस्त, एक भाई के तौर पे आपसे रिक्वेस्ट है, नोट्स बनाना लल्ला, नोट्स बनाना। सब कुछ समझ में आई है ना मेरी बातें? समझ में आई है ना? तो नोट्स अपना जरूर बनाना और मेरे साथ 20-25 दिन बने रहना। मैं इतिहास का पंडित बना के आपको छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है ना। इतिहास का पंडित बना के आपको छोड़ूंगा। ठीक है। तो आज ये हुआ। अब आप ये सिंधु घाटी वाला अब हम परसों लेक्चर लेंगे, क्योंकि एक पुराने बैच का एक मेरा लेक्चर फंसा हुआ है, थोड़ा उन बच्चों का जल्दी कर दूंगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। फीडबैक जरूर देके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना। फीडबैक जरूर। मैं पीडीएफ इसकी अभी अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसका देखो अपने से नोट्स बनाना।